नमस्कार, स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में हम आपको म्यूचुअल फंड से जुड़ी सभी जानकारी देते हैं, साथ ही आपके सभी सवालों के जवाब भी। तो वक्त ज़ाया ना करते हुए शुरू करते हैं आज का शो और देखते हैं कि आज के शो में खास क्या है। लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में ज़्यादा AUM होने के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं? तीन साल में अगर 60 लाख चाहिए तो आप फिक्स डिपॉजिट करेंगे या फिर डेट फंड, कहां निवेश करना बेहतर होगा? HDFC स्मॉल कैप में अच्छा रिटर्न नहीं दिख रहा है तो क्या निवेश रोक देने का वक्त है ये? और फंड नामा में जानेंगे आज के एक्सपर्ट के 2021 के लिए बेस्ट फंड्स। और शो में हमारे साथ जुड़ गए हैं वाइज इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के CEO हेमंत रुस्तगी। हेमंत सर, बहुत बहुत स्वागत है शो में। कैसे हैं? थैंक यू स्वाति। कैसा रहा सर 2020 कैसा रहा आपके लिए? स्वाति, काफी इवेंटफुल था। मतलब जैसा हम सभी जानते हैं, साल की शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई। उसके बाद ऑब्वियसली कोविड-19 से बहुत सारे चैलेंजेस, बदलाव हुए जी। बट फॉर्चुनेटली देखिए, अच्छी बात यह है कि अगर मैं कह सकूं कुछ अच्छा है इसमें कि पेंडेमिक आया और उसी साल में हमने वैक्सीन भी देखा, जो एक ही साल में ऐसा होना मतलब असंभव था। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि जैसे वैक्सीन आया है, जैसे चीजें खुल रही हैं, अच्छा हो रहा है, तो उम्मीद करता हूं कि 2021 जो है काफी बेटर ईयर होगा। मुझे किसी ने कहा कि जो एक दशक की लर्निंग होती है, इस बार हमने एक ही साल में वो सारी लर्निंग देख ली। आपकी राय? जी बिल्कुल ठीक, एब्सोल्युटली। आई थिंक बहुत सारी लर्निंग है इसके अंदर। तो नॉर्मली क्या होता है, ये जो पार्ट होते हैं ना, जो हम सीखते हैं मार्केट के, वो थोड़ा लंबा समय लगता है जी। और उसका इम्पैक्ट जानने के लिए हमें थोड़ा काफी इंतजार करना पड़ता है। इस साल में बिल्कुल सही कहा कि हमने नेगेटिव भी देख लिया, हमने पॉजिटिव भी देख लिया और ये देख लिया क्या नहीं करना और क्या करना चाहिए अगर आपको अपना पोर्टफोलियो को बस सही बना के रखना है। तो आई टोटली एग्री। यहाँ पर पहला सवाल लेते हैं। सोम्पा काल जी हमारे साथ जुड़ रही हैं फोन लाइन पे। सोम्पा जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं वेस्ट बंगाल कानपुर से। अच्छा, क्या जानना चाहती हैं आप सोम्पा जी? आपके स्मॉल कैप में बहुत सारा निवेश है, राइट? हाँ, यस। और आप अपने निवेश के रिटर्न से बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। 2017 में निवेश किया था फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनीज में और HDFC स्मॉल कैप दोनों में, राइट मैम? यस यस। और अभी तक आपके पैसे जो हैं वो ऑलमोस्ट आधे हो चुके हैं, आप ये कह रही हैं? नहीं, अभी थोड़ा थोड़ा रिकवर हुआ। 2019 में हाफ हो गया था, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा करके रिकवर हो गया। तो मेरा क्वेश्चन है ये वो अभी मार्केट माने वो 2 लाख HDFC स्मॉल कैप में 2 लाख किया था, अभी वो 2,07,000 हुआ। और फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनीज में वो अभी तक रिकवर नहीं हुआ। मुझे जानना है इससे निकालने का तरीका क्या होता है? अभी मार्केट माने फिर से वो नीचे आ जाएगा, फिर से हाफ हो जाएगा और स्विच करके मुझे प्रॉफिट पाने के लिए क्या करना है और निकालने का तरीका क्या है? अरे ये स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने का और निकालने का तरीका। अच्छा, एक बात बताइए, आप जब कह रही है कि निकलने का तरीका क्या है, मतलब आप ये जानना चाहती हैं कि कैसे बंद कर दे निवेश को, पैसे निकाल लें, या फिर जो मुनाफा हुआ है वो कैसे निकालें? यस, मुनाफा जो हो रहा है वो कैसे निकालेगा और प्रॉफिट होने के बाद मैं स्मॉल कैप में 4 लाख फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनीज एंड 4 लाख HDFC स्मॉल कंपनीज में इन्वेस्ट किया था। वो तो 4 लाख तो पूरा ही चला गया, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा रिकवर हुआ। तो फिर से मार्केट नीचे आएगा और मैं 2-3 साल बने रहने से मेरा प्रॉफिट होगा। मुझे प्रॉफिट चाहिए और निकालने का तरीका मुझे पता करना है और स्विच करके कोई क्या करना है ये मुझे जानना है। अच्छा, ओके।
स्मॉल कैप ने अगर रिटर्न देखिए हेमंत सर, तो पिछले एक साल में तो ये तीनों नाम भी देखिए तो आराम से 20, 22, 17% का दिख रहा है, लेकिन 3 साल का रिटर्न सभी का नेगेटिव में दिखा रहा है अभी भी। और इसलिए शायद इनका जो 2017 में निवेश किया था, 2020 एग्जैक्ट 3 साल इनके पास हुए हैं और शायद ये प्रॉफिट में अभी तक नहीं आई हैं। तो क्या सलाह देंगे आप इनको? तीनों, इनके पास एक और भी SIP चल रही है शायद DSP स्मॉल कैप में, उसके बारे में भी ये शायद पूछना भूल गई। 3 स्मॉल कैप एक फंड में, नज़रिया बहुत क्लियर नहीं है कितना लंबा रुक सकती हैं, लेकिन प्रॉफिट चाहिए। स्वाति, आपने बिल्कुल ठीक कहा। 3 साल की जो परफॉर्मेंस है, अगर इन्होंने समवेयर 2017 के आखिर में इन्वेस्ट किया है, अगर आपको याद होगा कि उस समय स्मॉल कैप और मिड कैप के जो इंडाइसेस थे एकदम पीक पे थे, और उसके बाद अगले साल जब नेक्स्ट बजट जब आया तो कैपिटल गेन पे टैक्स लगा, फिर उसके बाद काफी सारे जियोपॉलिटिकल इश्यूज हुए, तो हमने देखा कि मार्केट बहुत नैरो बन गया। और उसी कारण हमने देखा कि पिछले 3 साल पहले अगर किसी ने इन्वेस्ट किया है, तो चाहे वो मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, उसमें परफॉर्मेंस जो है काफी निराशाजनक रही है। तो वही आई थिंक उनके साथ हुआ है। अब देखिए, 2 चीजें हैं यहाँ पे। एक तो हम जानते हैं कि इक्विटी एग्रेसिव एसेट क्लास है, उसके अंदर स्मॉल कैप जो है वो काफी सबसे ज्यादा एग्रेसिव सेगमेंट है। हाँ, ये बात सही है कि अगर मैं लॉन्गर पीरियड का अगर मैं एनालिसिस करूं तो स्मॉल कैप ने अच्छे रिटर्न दिए हैं कंपेयर टू अदर 2 सेगमेंट। लेकिन इम्पोर्टेंट उनके लिए भी यह है कि तीन अगर आपके पास स्मॉल कैप फंड्स हैं, तो जाहिर सी बात है, जो मुझे लगता है इन्होंने डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि उस समय पे सारे के सारे स्मॉल कैप फंड जो है काफी अच्छे कर रहे थे। तो ये हमेशा एज एन इन्वेस्टर हमें ध्यान रखना है कि आपकी सुटेबिलिटी क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, वो देख के ही इन्वेस्ट कीजिए। अब वो तो हम कुछ बदल नहीं सकते। तो मेरा ये मानना है कि अभी इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि यहाँ से मार्केट में क्या लगता है? मुझे लगता है मार्केट धीरे धीरे ब्रॉड बेस हो रहा है। मुझे ये भी लगता है कि अगले 2-3 साल मार्केट के लिए अच्छे रहने चाहिए। तो जैसे जैसे मार्केट ब्रॉड बेस होगा तो स्मॉल कैप की परफॉर्मेंस जो है वो सुधरेगी। लेकिन फिर से मैं कहूंगा कि इनके पास कितना समय है यहाँ से आगे जाके, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। दूसरी बात, जो आपका एलोकेशन है स्मॉल कैप में, आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का कितना, अगर वो ज्यादा एग्रेसिव है तो फिर मैं चाहूंगा कि वो वहां से निकल के जो जैसे लार्ज और मिड कैप जो फंड्स हैं उस कैटेगरी में अगर ये इन्वेस्ट करें तो एक तो रिकवरी होगी, और दूसरी जो वॉलेटिलिटी है उनको वो कम देखने को मिलेगी। तीसरी बात, 3 फंड्स हैं जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, इनके पास HDFC और फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनी, इन दोनों फंड से तो मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि ये निकल जाए। इसलिए नहीं कि वो उन्होंने खराबी परफॉर्मेंस किया, बल्कि इसलिए भी कि उनका जो एक्सपोजर काफी ज्यादा है DSP स्मॉल कैप में, क्योंकि ये SIP के द्वारा भी इन्वेस्ट करें तो उनको कहीं ना कहीं एवरेजिंग हुई है, और इसीलिए उन्होंने कहा भी है कि उनको वहां पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो एक फंड रखना है तो आप DSP स्मॉल कैप को रखिए, क्योंकि आप वहां पे SIP से इन्वेस्ट कर रहे हो। एक्सपोजर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जैसा मैंने कहा, वो पर्सनल सिचुएशन के ऊपर है। बट मैं चाहूंगा, जैसा उन्होंने शायद कहा भी था कि भाई शायद ये रिटायर होने वाली है कुछ समय के बाद, तो वो देखते हुए तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि वहां से निकले। और जो जो हाइब्रिड फंड है, जैसे कोटक बैलेंस एडवांटेज है, ICICI बैलेंस एडवांटेज है, उस तरह के फंड में जाए। लेकिन अगर लंबा समय है तो फिर जैसे मैंने कहा लार्ज और मिड, ये 2 कैटेगरी को आप देख सकते हैं। साथ में ये भी जानना चाहती थी सोमपा जी, हेमंत सर, कि पैसे निकालते कैसे हैं? अगर मुनाफा वसूली भी करनी है किसी फंड में, तो वो पैसे रिडीम करने की प्रक्रिया क्या होती है? देखिए, रिडीम करने की प्रक्रिया तो काफी आसान है। आप चाहें तो वो ऑनलाइन भी कर सकते हो, आप चाहें तो म्यूचुअल फंड के पास डायरेक्टली जाके कर सकते हो। अगर आपके पास कोई एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर आपको हेल्प कर रहा है तो वो भी आपको एक ट्रेडिशनल वे में जैसे रिडम्पशन फॉर्म साइन करके भी कर सकते हो। तो पैसा निकालना तो बहुत आसान है। बहुत मुश्किल ये है कि वो आपको निकालना है कि नहीं, वो डिसीजन लेना। तो अगर आपने वो डिसीजन लिया तो निकालना तो बहुत ही आसान है म्यूचुअल फंड से। मुझे नहीं लगता उनको कोई भी तकलीफ उसमें आ सकती है। ओके, चलिए अगला सवाल लेते हैं। प्रज्वल दीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। प्रज्वल नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं लखनऊ से बात कर रहा हूँ। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ, मुझे ये जानना है कि क्या AUM जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, तो उससे स्मॉल कैप्स या मिड कैप्स या लार्ज कैप का कितना होना चाहिए? कि जैसे स्मॉल कैप्स का देखें, कोई अच्छा स्मॉल कैप, उसका AUM 10,000 करोड़ से ये काफी एक्सेस की है। तो क्या मुझे AUM कम लेके देखना चाहिए कि ज्यादा किस फंड में? हमारी पहले भी बात हुई है प्रज्वल, राइट? हाँ, मुझे लगा आपका नाम और आपकी आवाज़ दोनों ही काफ़ी फेमिलियर है। हेमंत सर, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और आजकल ये सवाल ज़्यादा आने लगा है क्योंकि कुछ फंड हाउस ने अपने जो SIP की जो रकम पे लिमिट भी लगा दी थी। मेरे एसेट ने कुछ दिनों पहले कि आप 2,500 से ज़्यादा SIP कर नहीं सकते, और उसकी वजह दी थी उन्होंने कि
हम जितना मैनेज कर सकते हैं उतना ही करना चाहेंगे, हम बेवजह AUM बढ़ा के परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट नहीं करना चाहेंगे। तो AUM एक बड़ा रोल तो ज़रूर प्ले करता है किसी भी फंड के परफॉर्मेंस में, राइट सर? स्वाति बिल्कुल ठीक है। आई थिंक जहाँ तक AUM का सवाल है, AUM का डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन वो हर कैटेगरी पे फर्क नहीं पड़ता। उतना इम्पैक्ट जितना एक कैटेगरी पे होता है दूसरी कैटेगरी पे उतना नहीं होता है, क्योंकि हम स्पेसिफिकली अगर यहाँ पे इक्विटी फंड्स की बात कर रहे हैं, तो जैसे हम जानते हैं कि मार्केट के 3 सेगमेंट हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अगर मैं लार्ज कैप फंड्स की बात करूं, प्योर लार्ज कैप फंड्स की बात करूं, या उन फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड्स की बात करूं जहां पे सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो लार्ज कैप में है, वहां पे AUM साइज का कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो स्टॉक्स हैं वो काफी लिक्विड है। क्योंकि हमारी डेफिनेशन जो है लार्ज कैप की वो ये है कि टॉप 100 कंपनीज जो है मार्केट कैप की, वो लार्ज कैप कंपनीज है। तो मुझे नहीं लगता कि वहां पे AUM का कुछ फर्क पड़ता है। इनफैक्ट जब क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए बड़े फंड में जाते हैं जिसका AUM बड़ा है, तो आपके जो एक्सपेंस रेशियो है वो थोड़ी कम हो जाती है। मैं फिर से कहूंगा यहाँ पे कि ऐसा नहीं है कि आपको वो सिर्फ वो देख के इन्वेस्ट करना है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि क्योंकि लिक्विडिटी पे इम्पैक्ट नहीं है, अगर बड़ा फंड है तो आपके एक्सपेंस रेशियो भी कम हो जाती है। उसके बाद फिर आता है मिड कैप कैटेगरी। इनकी डेफिनेशन है कि 101 कंपनी से लेकर 250 कंपनी तक मार्केट कैप में, यहाँ भी अच्छी खासी लिक्विडिटी होती है। हाँ, बट यहाँ बहुत ही बड़ा साइज हो गया तो थोड़ी इम्पैक्ट आ सकती है। बट मोरलेस मुझे लगता है कि अगर एक बड़ा साइज का अगर AUM है किसी मिड कैप फंड में, तो वो छोटे फंड से कम्पीट कर सकता है। सबसे बड़ा इशू आता है स्मॉल कैप के अंदर, क्योंकि एक तो वहां पे लिक्विडिटी बहुत कम होती है, और किसी भी अगर आप स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो उठा के देखेंगे तो एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है इलिक्विड स्टॉक्स में जाता है। और जब मान लीजिए कभी थोड़ा प्रेशर आया रिडम्पशन का, तो फिर इलिक्विड जो है पोर्शन बढ़ जाता है, तो फिर वहां पे प्रॉब्लम आती है। तो एक अगर सेगमेंट कोई है मार्केट के अंदर जहाँ पे फर्क पड़ता है वो है स्मॉल कैप, क्योंकि वहां पे एक स्ट्रेटेजी भी है जो स्टॉक स्पेसिफिक होती है। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, जैसे मेरे ही जो इमर्जिंग इक्विटी फंड है उन्होंने कहा कि हम एक बड़ा कॉर्पस मैनेज नहीं करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। इनफैक्ट रिसेंटली उन्होंने SIP का अमाउंट भी घटा के 2500 तक कर दिया। तो जैसे मैंने कहा, एक सेगमेंट जहाँ पे फर्क पड़ता है वो है स्मॉल कैप। वहां पे अगर आप 2 फंड को देख रहे हैं और परफॉर्मेंस में आपको थोड़ा फर्क दिख सकता है, छोटा फंड हो, बहुत ज्यादा छोटा भी ना हो, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा छोटा फंड होगा तो आप ये एनालाइज नहीं कर पाएंगे कि फंड मैनेजर की कैपेबिलिटी है कि अगर ये आगे जाके थोड़ा पोर्टफोलियो साइज बढ़ा वो मैनेज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, बहुत बड़ा फंड है स्मॉल कैप में तो जनरली आप अवॉइड कर सकते हैं। तो सर स्मॉल कैप में बहुत बड़ा AUM साइज कितना होता है, क्या उसका कुछ एक आइडिया देंगे? देखिए, रिसेंटली जब बात हुई थी स्वाति, आपको याद होगा जब सेबी ने नई डेफिनेशन लेके आए थे मल्टी कैप फंड्स की, तो ये कहा गया था कि भाई 25% जो है मैंडेटरी जो है उसका स्मॉल कैप में जाना होगा। और जब आपको याद होगा कि जब ये एनालाइज किया गया कि बड़े बड़े जो फंड्स हैं उनको 3000-4000 करोड़ अगर और डालना है, तो फिर दिक्कत ये हो रही थी कि इतने बड़े स्टॉक्स कहाँ से मिलेंगे। तो मुझे लगता है 3-4 हजार करोड़ का फंड अगर हो स्मॉल कैप में 5000 करोड़, तो वो मैनेज हो सकता है। उसके बाद फंड मैनेजर की स्टॉक सिलेक्शन बहुत अच्छी होनी चाहिए। और मैं ये बता दूं आपको, जैसे हमने HDFC स्मॉल कैप की बात की, ये जो फंड्स हैं इनके कॉर्पस बड़े हैं, इन फंड मैनेजर ने प्रूव किया है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कि हम अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा, इम्पैक्ट पड़ता है, बट जरूरी नहीं है कि हर फंड पे पड़े। बट जनरली स्पीकिंग 5000 करोड़ एक कंफर्टेबल AUM लेवल है जहाँ पे फंड मैनेजर एक अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अगला सवाल भाविक पटेल जी का लेते हैं। भाविक जी, आप हैं हमारे साथ? हाँ, नमस्कार मैम। नमस्ते सर, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ मैम, मैं लॉकडाउन की वजह से थोड़ा टाइम मिला तो मैंने आज तक म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ पता नहीं था, पर आपके माध्यम से 3-4 महीने में मैं थोड़ा कुछ सीखा और मैंने अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहता हूँ मैम। और मैं हमारे फैमिली मेंबर में 4 सदस्य हैं, हम 2 और हमारे 2 छोटे बच्चे, और मैं चारों के नाम से इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। और हम 2 जो बड़े हैं उसके लिए मैं एक्टिव फंड रखना चाहता हूँ, और बच्चे हैं उसमें मैक्सिमम पूरे इंडेक्स फंड रखना चाहता हूँ। ओके। तो क्या ये स्ट्रेटेजी मेरी सही है या कुछ गलत है? सर डिटेल्स हमारे पास हैं हेमंत सर। इन्होंने जो प्लान किया है कि खुद के लिए एक्टिव और बच्चों के जो पोर्टफोलियो है उसमें सारे इंडेक्स फंड, क्या लगता है आपको ये स्ट्रैटेजी सही है या फिर इसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है? जी स्वाति, मैंने इनका पोर्टफोलियो देखा है। 2-3 चीजें मैं कहना चाहता हूँ। सबसे अच्छी बात यह है कि ये अपना एक प्रोसेस शुरू कर रहे हैं कि अपने लिए, अपनी वाइफ के लिए और उनकी दोनों जो बच्चे हैं उनके लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल सही है।
जो इनके प्रोसेस में मिसिंग है वो बताता हूँ क्विकली। एक तो ये कि मैं चाहूंगा कि हर गोल के लिए एक टारगेट बनाएं और फिर अपने टाइम होराइजन के हिसाब से, मान लीजिए 20-25 साल की अगर ये बात कर रहे हैं, तो एक अज्यूम रेट ऑफ रिटर्न लेके 10 या 12%, फिर आपको बैकवर्ड थोड़ा काम करके देखना पड़ेगा कि हर गोल के लिए कितना पैसा लगाना है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि आपको पता चले कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और जितना आपको चाहिए उन दोनों के बीच में कोई गैप ना हो। अब 2-3 चीजें यहाँ पे बताऊंगा और जहाँ पे इनको फोकस करना है। इन्होंने जो अपना जो पोर्टफोलियो बनाया है उसमें सारे के सारे जो फंड्स हैं वो एक ही फंड हाउस के हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक से ज्यादा फंड किसी फंड हाउस के नहीं ले सकते, लेकिन एक ही गोल के लिए अगर आप 3 या 4 फंड किसी फंड हाउस के लेंगे तो कभी-कभी हमने देखा है कि अगर उस फंड हाउस की फिलॉसफी काम नहीं करती तो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो जो है उस पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो एक तो मैं ये चाहूंगा कि वो थोड़ा-सा कम करें। हाँ, दूसरे किसी गोल में ले सकते हैं। दूसरी बात, इन्होंने जो कहा है, इनका जो इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं, इंडेक्सिंग की जो उन्होंने बात की कि पूरा का पूरा पैसा जो है इंडेक्स फंड में लगाएंगे, स्पेशली अपनी बच्चियों का जो पोर्टफोलियो। मेरा यहाँ पे मानना है, डेफिनेटली एक केस है कि अपने पोर्टफोलियो में आप 10 से 15% अगर चाहें तो इंडेक्सेशन कर सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा पोर्टफोलियो इंडेक्स फंड में लगाना, मुझे लगता है कि हमारे देश में अभी भी अपॉर्चुनिटीज हैं कि फंड मैनेजर आपके लिए अल्फा क्रिएट कर सकें। तो मैं चाहूंगा कि उसको थोड़ा सा डेफिनेटली एक्टिव फंड उसके अंदर इंक्लूड करें। तीसरी बात, इन्होंने अपनी और अपनी वाइफ का जो पोर्टफोलियो बनाया है उसका 50% पैसा जो है पीपीएफ में जा रहा है। पीपीएफ एक अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है लंबे समय के लिए, लेकिन 50% अगर आप पैसा पीपीएफ में लगाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं आपके जो जो कॉर्पस आप बना पाएंगे 20-25 साल के बाद, उस पर काफी फर्क पड़ेगा। तो जहां तक मैं इनके स्पेसिफिक पोर्टफोलियो की बात करूं, इनका जो एलोकेशन है तीनों सेगमेंट में बिल्कुल सही है, लेकिन फंड्स के लिए मैंने ऑलरेडी कमेंट आपको कहा है, वो ध्यान रखें। इनकी जो बड़ी बेटी का जो पोर्टफोलियो है, इसमें पूरा का पूरा पैसा, जैसे हमने बात की, इंडेक्स फंड के अंदर, मैं चाहूंगा उसमें एक्टिव फंड्स हो। सर एक चीज़ आपने शायद फंड इनके पोर्टफोलियो में एक चीज़ जो बहुत स्टैंड आउट कर रही है कि हर के पोर्टफोलियो में, भाविक जी के पोर्टफोलियो में सारे मोस्टली एक्सेस के फंड हैं, बीवी का जो पोर्टफोलियो है उसमें आईसीआईसीआई का ज़्यादा फंड है, बेटी के पोर्टफोलियो में निपॉन का फंड है और बेटे के पोर्टफोलियो में मोतीलाल ओसवाल का। इस तरीके से मुश्किल है, मतलब ये कॉम्बिनेशन कि सब में एक एक फंड हाउस के सारे फंड्स डालना। आपने हालांकि कहा है कि एक ही फंड हाउस के कई फंड्स ना लो, तो इसको मिक्स एंड मैच करने की भी जरूरत होगी यहाँ पे। ये बिल्कुल जरूरत है। देखिए, हमने देखा है कि जैसे मैं अगर नाम लेके बता सकूं, एक्सिस के फंड्स हैं, बहुत अच्छा कर रहे थे कुछ समय, जो हमने देखा कि थोड़ा स्लो डाउन हो गया और फिर से रिकवर हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ओवरऑल जो फंड की फिलॉसफी रहती है ना, उसका असर पड़ता है हर तरह के फंड के ऊपर। हाँ, अनलेस कोई स्पेशलिटी या इंडेक्स या किसी और सेक्टर फंड की बात करें तो अलग है, बट ब्रॉड बेस्ड जितने भी फंड्स हैं उनके ऊपर असर पड़ता है। तो मैं चाहूंगा कि डेफिनेटली एक से ज्यादा फंड आपके पोर्टफोलियो में हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन एक ही गोल में एक ही फंड हाउस के सारे फंड का मतलब है, ऐसा फेज हो सकता है कि कहीं पे ये पूरा पोर्टफोलियो बहुत अच्छा कर रहा है, कहीं पे अच्छा नहीं कर रहा, उतनी वॉलेटिलिटी शायद आपके पोर्टफोलियो के लिए ठीक ना हो। तो जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, मिक्स एंड मैच कीजिए, फंड सही चुनिए और मिक्स एंड मैच कीजिए, तो मुझे लगता है वो सही बैलेंस जो है वो पोर्टफोलियो में बनता है। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे, जवाब देने की कोशिश हमारी पूरी होगी। आप सभी बने रहिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन के साथ। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं वाइज इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ हेमंत रुस्तगी। अगला सवाल लेते हैं। हमारे साथ विनीत जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, मुंबई से। विनीत नमस्ते, बताइए क्या सवाल है आपका? एक्चुअली मेरे पास कुछ फंड्स है जो मैंने प्रॉपर्टी सेल करके लिया था और मुझे प्रॉपर्टी बाई करनी थी मुंबई में, लेकिन अभी फिलहाल मैंने एक प्रॉपर्टी जो आइडेंटिफाई किया वो सबवेंशन में, सो आई डोंट हैव टू पे समथिंग इमीडिएटली, राइट? सो आई हैव फंड क्लोज टू लाइक 60 to 80 लाख के आसपास का फंड है, एंड आई नीड दैट टू रीपे माय लोन। सबवेंशन है तो आई डोंट हैव टू पे एनी ईएमआई राइट नाउ। आफ्टर 3 years आई हैव टू पे दोस अमाउंट बैक। ओके, ठीक है, तो वेयर शुड आई इन्वेस्ट दैट अमाउंट? पहली बात तो बधाई, आप मुंबई में घर खरीद रहे हैं। बहुत बड़ी बात होती है मुंबई में घर खरीदना। बताइए हेमंत सर, 60 लाख रुपए हैं और करीब 60 लाख के आसपास 3 साल का नज़रिया है, और विनीत करीब 10 लाख देख रहे हैं और ज़्यादा पैसा बढ़ते हुए, मतलब 3 साल में? जी, ताकि मुझे लोन अमाउंट कम लेना पड़े, लोन का बर्डन कम रहे। अब ऑप्शंस क्या हैं इनके सामने हेमंत सर? देखिए स्वाति, 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे।
एक तो लमसम पैसा है, दूसरा 3 साल का समय है। ये अच्छी बात है कि काफी क्लैरिटी है कि 3 साल का समय है, क्योंकि वो एक डिसीजन मेकिंग में काफी हेल्प करेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान रखने की ये है कि ये एक किसी पर्पस के लिए चाहिए, घर के लिए चाहिए, राइट। तो ये ऐसा गोल है कि जिसमें हम बहुत ज्यादा रिस्क ले नहीं सकते, और वैसे भी हमारा जो टाइम होराइजन है हमको ज्यादा रिस्क लेने की इजाजत नहीं देता है यहाँ पे। तो लेकिन साथ ही कोशिश ये होनी चाहिए, क्योंकि 3 साल का समय है। अभी एक ऑप्शन तो सीधी ये है कि आप बैंक एफडी में डाल दीजिए, वहां पे कुछ हार्डली कुछ आपको इंटरेस्ट मिलेगा, उसमें भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, स्पेशली अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट में हैं। तो अब दूसरा सवाल ये है कि ऐसा कौन सी ऑप्शन है, अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें स्पेसिफिकली, जो एक एज ए कॉम्बिनेशन हमें इससे बेहतर रिटर्न दे, बेहतर पोस्ट टैक्स रिटर्न दे, और बहुत ज्यादा रिस्क भी हमारे पोर्टफोलियो में ना बढ़ाए। तो मेरा ये मानना है कि 2 चीजें हो सकती है। उसका आधा पैसा जो है वो डेट फंड में जाए, तो उसमें भी 2 कैटेगरीज हैं, जैसे बैंकिंग और पीएसयू फंड्स हैं वो, और जो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स हैं। तो 2 फंड मैं इनको रिकमेंड कर रहा हूँ यहाँ पे, आईडीएफसी बैंकिंग एंड पीएसयू फंड वो देख सकते हैं, और एचडीएफसी का कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, ये हो गया डेट के अंदर। फिर कुछ हाइब्रिड फंड्स होते हैं, जैसे इक्विटी सेविंग, जहाँ पे सिर्फ 20% पैसा जो है इक्विटी में जाता है, बाकी पैसा जो है वो आर्बिट्राज और डेट में जाता है। तो उसमें जैसे अगर देखें, कोटक इक्विटी सेविंग फंड है, यहाँ पे ये 15 लाख डाल सकते हैं। और चौथी जो ऑप्शन मैं कहूंगा इनके लिए, एक बैलेंस एडवांटेज फंड, जो डायनेमिक एसेट एलोकेशन है, जिसमें मार्केट के लेवल के हिसाब से इक्विटी पोर्शन जो है बढ़ता जाता है या कम होता है, पर तकरीबन जो है 35 से 40% का एक्सपोजर रहता है। वहां पे आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज फंड, ये चारों का कॉम्बिनेशन ले। और सबसे बड़ा फायदा होता है, स्पेशली अगर हम डेट फंड्स की बात करें, 3 साल के बाद जब ये पैसा निकालेंगे, इनको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा। तो मान लीजिए इनका रिटर्न अगर उतना भी मिलता है जो उनको किसी एफडी से मिलेगा, तो वहां पे पूरे के ऊपर आपको टैक्स देना है। और यहाँ पे इंडेक्सेशन के बाद मान लीजिए आपको 7% का रिटर्न मिला और 5% का अगर इन्फ्लेशन है, तो आपको 20% टैक्स जो है वो सिर्फ दोनों के डिफरेंस पे देना है। तो इनका जो पोस्ट टैक्स रिटर्न है वो के मुकाबले में काफी ज्यादा अच्छा होगा। और बाकी 2 कैटेगरी हैं, उनका जो टैक्सेशन है वो है इक्विटी का, तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उनका बनेगा, उसके ऊपर सिर्फ उनको 10% टैक्स देना है। तो मुझे लगता है ये जो कॉम्बिनेशन है इन 4 फंड्स का, 2-3 कैटेगरी का, ये काफी अच्छा रहेगा। विनीत, यस क्लैरिटी मिल गई। मैंने हम लोगों ने सारे नाम और कहाँ पे कितना पैसा, ये सब डिटेल्स आपको दे दिया है, ठीक है? ओके ग्रेट। मुझे ये पूछना था एक चीज, जो शॉर्ट टर्म डेट फंड्स है उसमें डालना ठीक नहीं है, शॉर्ट टर्म या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म या? और ये सवाल आपके जहन में क्यों आया है? क्योंकि इसमें रिस्क कम होता है, इसके लिए मैंने पूछा। क्योंकि ये शायद से लो रिस्क या फिर मॉडरेटली रिस्क फंड्स हैं, और अगर मैं इक्विटी में अगर डालूं और 3 साल के बाद अगर सेम सिचुएशन है जो आज मार्केट की है कोविड के टाइम पे जो थी, तो वो एक रिस्क फैक्टर, वो एक देख रहा था मैं कि अगर वो रिस्क फैक्टर हो सकता है क्या मेरे लिए। सर बताएं आप, हेमंत सर, रिस्क फैक्टर ये जो हमने रिकमेंडेशन दी है आपकी तरफ से आई है, एक बैंकिंग एंड पीएसयू एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, इसमें अगर तुलना करें रिस्क जो होता है कंपेयर टू जो उन्होंने बोला है शॉर्ट टर्म या फिर मीडियम टर्म जो डेट फंड्स होते हैं, ज़्यादा रिस्की कौन है और क्यों आपके रिकमेंडेशन ये रहेगी? देखिए, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, जो शॉर्ट टर्म फंड की बात कर रहे हो, वो डेफिनेटली आप देख सकते हो। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म जो है बेसिकली शॉर्ट टर्म पार्किंग के लिए ठीक रहता है। लॉन्ग टर्म में जाएंगे तो वो रिटर्न में कहीं कंप्रोमाइज करेंगे। मैंने इनको जो 2 कैटेगरी दी है, बैंकिंग और पीएसयू, जाहिर सी बात है, नाम से पता चलता है कि सिर्फ बैंकिंग और जो पीएसयू जो है उनके जो सिक्योरिटीज उनमें इन्वेस्ट किया जाता है, तो सेफ्टी का कोई इशू नहीं है। और कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड जो है, वहां पे भी मेजॉरिटी पैसा जो है वो AAA या उस तरह के पेपर में जाता है। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है ये कॉम्बिनेशन आपको बेहतर रिटर्न दे सकता है। जो बाकी 2 फंड्स की मैंने बात की, जैसे इक्विटी सेविंग है, उसमें 20% इक्विटी है, तो अगर 3 साल में उसमें अगर वो इक्विटी पोर्शन में अगर 10% की गिरावट भी आती है, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको, तो आपको यू विल लूज 2%। लेकिन जो आपका 80% जो है वो अगर 7% से भी बढ़ता है, तो भी आप देखेंगे कैपिटल लॉस का रिस्क बहुत कम हो जाता है। सिमिलरली जो बैलेंस एडवांटेज फंड है, वहां पे भी अगर आप देखें तो सिर्फ 35 या 40% ही पैसा जो है आपका वो इक्विटी में जाएगा। तो हमने कोशिश ये की है कि एज ए कॉम्बिनेशन आपको कैपिटल रिस्क ना हो। साथ ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप क्यों सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट का, आप सोच रहे हैं कि 3 साल का समय है, क्या मैं थोड़ा हेल्दी रिटर्न बना लूं ताकि मेरे को लोन जो है कम लेना पड़े। तो वो चीज को भी आपको ध्यान रखना होगा। जाहिर सी बात है, रिटर्न सुधारने के लिए थोड़ा रिस्क हो, लेकिन वो कैलकुलेटेड रिस्क है। कैपिटल लॉस का रिस्क मुझे नहीं लगता इस कॉम्बिनेशन में 3 साल के बाद है, बट ये आपको एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी देगा कि आप एफडी या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के मुकाबले में ज्यादा पोस्ट टैक्स रिटर्न कमा सकते हैं। ऑलराइट, चलिए यहाँ पर हम अब रुख करते हैं हमारे खास सेगमेंट फंडनामा की तरफ।
और इस हफ्ते हम फंडनामा में अपने एक्सपर्ट से जानेंगे कि 2021 में उनकी नज़र किन किन फंड्स पे या किन किन स्कीम्स पे रहेगी जो उनको लगता है कि काफ़ी अच्छा रिटर्न बना सकते हैं या फिर लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी कमाई करके दे सकते हैं। तो किसी भी कैटेगरी स्पेसिफिक हम बात नहीं कर रहे हैं, हर एक्सपर्ट को 3 या 4 या 5 फंड्स किसी भी कैटेगरी से चुनने की आज़ादी या फ्रीडम है यहाँ पे। हेमंत सर, आप बताएं कि आपकी नज़र किन फंड्स पे रहेगी 2021 के लिए? स्वाति, देखिए, ज़्यादातर इन्वेस्टर जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं ना, उनका अपना डेट साइड में तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट रहता है, फिक्स डिपॉजिट या ट्रेडिशनल ऑप्शंस में। तो मेरा ये मानना है कि जब आप वेल्थ क्रिएशन की बात करते हो तो इक्विटी एक काफी अच्छी एसेट क्लास है। जिस तरह से मार्केट में रिकवरी है, जिस तरह से हम एक रिकवरी देख रहे हैं इकोनॉमी में, और जैसा हमने कहा जो हेल्थ का जो स्केयर था वो वैक्सीन आने के बाद काफी हद तक कम हो गया है। हालांकि थोड़ा समय लगेगा सबको वैक्सीन मिलने में, बट मुझे लगता है कि आगे जाके मार्केट ब्रॉड बेस होगा, मार्केट की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो मैं चाहूंगा कि मैं इक्विटी फंड यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूंगा। उसमें भी पिछले 2-3 साल में हमने देखा कि मार्केट की जो ब्रेथ थी वो जो बहुत नैरो थी, सिर्फ कुछ स्टॉक थे या जो लार्ज कैप स्टॉक थे वही पोर्टफोलियो को ऊपर लेके जा रहे थे। मेरा ये मानना है आगे जाके अगले 2-3 साल में कम से कम जो लार्ज कैप और मिड कैप कैटेगरी, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो एक अच्छी परफॉर्मेंस देगी यहाँ पे। और साथ ही मुझे लगता है थोड़ा सा समय है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग को भी साथ में शामिल किया जाए और इस तरीके से किया जाए कि टैक्स एफिशिएंसी भी जो है हमारे रिटर्न की बनी रहे। तो मेरी पहली रिकमेंडेशन होगी एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड। ये फंड जो इन्वेस्ट करते हैं 30 या 32%, अराउंड 30 से 35% पैसा जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, मेनली यूएस स्टॉक्स के अंदर। बाकी जो पैसा है वो लार्ज कैप और मिड कैप में करते हैं। 30% पैसा करीब लार्ज कैप में जाता है, 37-38% पैसा जो है वो मिड कैप में जाता है, और बाकी पैसा जैसे मैंने कहा वो इंटरनेशनल इक्विटी में जाता है। बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो है, मुझे लगता है एक ऐसा फंड है जिसका पोटेंशियल है कि आगे जाके काफी अच्छा रिटर्न दे। तो एक तो पहली मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी। दूसरी, जैसा उसी थीम पे, जैसे मैंने कहा लार्ज और मिड कैप अच्छा एज ए कॉम्बिनेशन अच्छा करेगा, तो वहां पे कैनरा रोबेको इमर्जिंग जो फंड है वो मुझे काफी अच्छा लगता है। इसके अंदर करीब 49% पैसा जो है वो लार्ज कैप में है और 47% के करीब मिड कैप में है, और 2 या 3% पैसा जो है स्मॉल कैप में जाता है। अगेन बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो है, कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड है। मुझे लगता है जो भी अपने पोर्टफोलियो में अगर इक्विटी फंड शामिल करना चाहें इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, तो ये इस फंड को डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते हो। तीसरा, जैसे मैंने कहा कि मुझे लगता है आगे जाके मिड कैप एज ए सेगमेंट अच्छा करेगा, तो एक मिड कैप फंड मैं रिकमेंड कर रहा हूँ स्पेशली उनके लिए इनके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप के लिए बायस है, यानी ज्यादा सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो लार्ज कैप में जा रहा है। वो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है। अगेन ब्रॉड बेस्ड पोर्टफोलियो, एक्सीलेंट पोर्टफोलियो, काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड। हमने देखा है जब मिड कैप स्टॉक्स अच्छा करने लगे तो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो काफी अच्छी रही है। तो ये फंड, फिर से कह रहा हूँ, उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है मिड कैप में नहीं है, या उन इन्वेस्टर्स के लिए जो देख रहे हैं कि किस तरीके से हम आगे जाके थोड़ा पैसा जो है मिड कैप सेगमेंट में लगाएं। और चौथा और आखिरी फंड जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ उन इन्वेस्टर्स के लिए जो साइड लाइन पे वेट कर रहे हैं, अभी तक इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं किया, सोच रहे हैं कब करें, समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है समय है कि थोड़ा थोड़ा पैसा आप इक्विटी में लगाना शुरू कीजिए। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप सीधे सीधे इक्विटी फंड में जाएं। तो वहां पे जैसे मैंने एक फंड की पहले भी बात की थी, कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड जो है उसको आप देखिए, डायनेमिक एसेट एलोकेशन है। इस समय पे करीब 36-37% पैसा जो इक्विटी में, बाकी आर्बिट्राज और डेट के अंदर है। उन इन्वेस्टर्स के लिए जो इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन पूरी तरीके से पूरा पैसा इक्विटी में नहीं लगा सकते हैं, तो ये शुरुआत करने के लिए मुझे लगता है ये फंड कैटेगरी और ये फंड पर से काफी अच्छा। तो ये 4 फंड मैं रिकमेंड करता हूँ 2021 के लिए। मुझे लगता है कि क्षमता है कि अगर जैसे मार्केट हम उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छा करेगा, तो जो फायदा आपको अच्छी मार्केट का होना चाहिए, उन सेगमेंट का होना चाहिए जो अच्छा करेंगे, वो इन फंड से आपको मिलेगा। और इसका मतलब, क्योंकि यहाँ पर हम फंड्स के नाम बता रहे हैं, रिकमेंडेशंस दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सभी जो भी दर्शक ये शो देख रहे हैं वो ये चारों फंड में निवेश करना शुरू कर दे, ये इसका मानना एकदम नहीं है। आपको अपना एसेट एलोकेशन देखना है, आपके पास जो आपका करंट अभी रनिंग निवेश चल रहा है उस पर ध्यान दीजिए। और अगर आप कोई नया फंड जोड़ने की सोच रहे थे 2021 में, आपको निवेश बढ़ाना है, तब आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन अपने रिस्क एपेटाइट और एसेट एलोकेशन को ख्याल में रखते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत सर आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू स्वाति।
और आपके सवालों का इंतज़ार हमें हमेशा रहता है। सवाल आपको कहाँ भेजना है वो सब डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। सवाल जब भी भेजते हैं तो प्लीज़ अपना नाम और नंबर ज़रूर लिखिए। कभी कभी अपने सवाल के साथ हमारे शो के लिए फीडबैक भी दे दिया करें ताकि हमें मालूम चले कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या फिर नहीं। फिलहाल के लिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में इतना ही। बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।